जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अक्षय अकेडमी प्रयागराज में। आज हम भूगोल के विषय का एक टॉपिक है हमारा अक्षांश एवं देशांतर। तो इसी पर हम सरल शब्दों में सरल भाषा में चर्चा करने वाले हैं। इस चित्र को देखिए पहले। ये चित्र हमारा ग्लोब है। अगर हम आपको एक्चुअल ग्लोब दिखाएं तो हमारा एक्चुअल ग्लोब ये है। इसी का हमने बनाने का प्रयास किया है। ये 3D है, वो 2D है। तो इसको बनाने का प्रयास हमने पीछे किया है और ये देखिए हम पश्चिम से इसको पूर्व घुमा रहे हैं। ठीक उसी पर इसका झुकाव भी देख रहे हैं। तो ये सिर्फ उसका मॉडल है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का मॉडल है जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से बनाया गया है। तो पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं। आप इस ग्लोब को देखिए, इस पर जो पैरेलल रेखाएं खींची गई हैं, ये देख रहे हैं आप। जैसे ये रेखा खींची गई है, जितनी पैरेलल या समानांतर रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। अर्थात इसको समझने के लिए हम जैसे कहते नहीं है कि लैटिट्यूड यानी कि लेटी रेखाएं, तो उनको हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। और इसमें देखिए ये लंबी रेखाएं खींची गई है, जो हम डार्क कर रहे हैं इसको। तो ये जो लंबी रेखा होती है इसको हम कहते हैं देशांतर। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अर्थात हम कहेंगे ग्लोब पर खींची गई लंबी लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। इसके बाद इनके नामकरण भी किए गए हैं। अब ऐसे बहुत सारी हम रेखाएं खींच दें, इनको हम लिख दें कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, तो वो उचित नहीं होगा। इसलिए कुछ नामकरण भी कर दिए गए हैं कि ये कौन सी रेखा है, इसके नीचे कौन सी रेखा आएगी, इसके ऊपर कौन सी रेखा आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री क्या है? यानी कि जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा हमारी भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य से, यानी कि भूमि क्या है? हमारी पृथ्वी है, उसको नाम में ही देखिए भूमध्य, यानी कि भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको भूगोल की भाषा में हम विषुवत रेखा कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो ये एक ही नाम है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये हमारी हो गई 0 डिग्री। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, यानी कि इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक ऊपरी वाले भाग को हमने क्या? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी वाले भाग को हमने कहा दक्षिणी गोलार्ध। जैसे इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ऐसे इसको जैसे हम 0 से ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे हम एक यहाँ स्केल बना लेते हैं, ये हमारा 0 है। जैसे हम इस ऊपर बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये हमें व्हाइट बोर्ड छोटा होने के कारण हमने इसको ऐसे बनाने का प्रयास किया है, लेकिन आप समझने के लिए इस स्केल को देखिए। जैसे हम ये डिग्री लगा देंगे, ठीक। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे हम चलेंगे कितना? 90। ऐसे साउथ में जाएंगे 1 2 3 4 5 and 6 ... एंड 90, ठीक। तो ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाएं। अब इसके कुछ हम विशेष नामकरण भी कर देते हैं। नामकरण क्यों किया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे हम 0 डिग्री से जब उत्तर की ओर यात्रा करते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जैसे हम प्रवेश करते हैं, तो हम जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पहुंचते हैं, तो हमने उस लाइन को हमने कह दिया कि वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा है। कभी कभी आप देखते होंगे मकर संक्रांति वगैरह वगैरह आती हैं, तो ये सब क्या है? ऋतुओं के आधार पर ही होता है। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल है उसमें, अक्षांश रेखाओं का। जैसे हम और ऊपर यात्रा करेंगे और हम पहुंचते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जैसे ही हम पहुंचते हैं, तो उस रेखा का हमने नामकरण कर दिया, उसका नाम हो जाता है आर्कटिक वृत्त। अब आर्कटिक वृत्त क्यों कहा गया इसका, और क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध पर और उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर है, इस कारण से इसका नाम आर्कटिक वृत्त कर दिया, क्योंकि ये उसके बहुत नजदीक है।
जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहां हमारा होता है 90, क्या होता है, 0 नहीं होता, 90 होता है, 0 यहां होता है, 0 से शुरू होता है 90 की ओर चलते हैं। तो ऐसे हमारा ये हो गया उत्तरी अक्षांश। अब सेम जैसे हमने उत्तरी अक्षांश को समझने का प्रयास किया है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के अक्षांशों को समझने का प्रयास किया है, वैसे हम जाएंगे दक्षिण की ओर। सेम जैसे हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचते हैं तो उसका नाम हमने कर दिया मकर रेखा, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे हम 66.5 डिग्री पहुंचते हैं उसका नाम हम कर देते हैं अंटार्कटिक व्रत। अब अंटार्कटिक व्रत क्यों कहते हैं तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आर्कटिक व्रत बताया तो आप समझ गए कि अंटार्कटिक यानी अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ दक्षिण में है, इस कारण से इसका नामकरण हमने क्या किया, अंटार्कटिक व्रत। ये हमने नहीं किया। जो आप सोच रहे हैं कि सर ने कौन सा डिवीजन बता दिया, कह रहे हैं हमने किया, हम इसका श्रेय हम नहीं ले रहे हैं, ये विद्वानों द्वारा बताया गया है। तो वो एक आम भाषा में हम बताने का प्रयास करते हैं कि हमने ऐसा बनाया इसमें। अब हम सोचेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि अक्षांश क्या होता है और अक्षांश रेखा क्या होती है, इनमें अंतर है। तो पहले हम देखते हैं अक्षांश। जब हम अक्षांश की बात करेंगे तो इसमें लाइन का रोल नहीं होता कि रेखा ही होगी, इसमें बिंदु भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ की बात करें कि 0 डिग्री से हम उत्तर की ओर जाएं, यानी कि हम 0 को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, हम जैसे 1 से 90 गए तो नॉर्थ में कितनी हो गई, 90 हो गई। सेम उसी प्रकार यहाँ से 1 से हम 90 यहाँ गए तो साउथ में कितनी हो गई, 90 हो गई। और एक हमारा 0 डिग्री, इसको भी काउंट कर लेते हैं तो +1, यानी कि हमारा कितनी हो गई, 90 90 180, यानी कि 181। ये हमारे अक्षांश हो गए। अर्थात इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर 181 अक्षांश हैं। अब आप सोचेंगे कि बुक्स में कहीं 180 लिखा होता है, 180 तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि 179 भी लिखा होता है, कभी कभी विकल्प में जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेता है कि 181 सही है कि 180 सही है। तो इस पर भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब हम अक्षांश रेखा की बात कर लें, इसी में, इसको इरेज नहीं करते हैं, इसी में समझ लेते हैं। अक्षांश रेखा का मतलब है कि कोई ना कोई लाइन होगी, विदाउट लाइन के वो अक्षांश रेखा कहीं ही नहीं जाएगी, जिसको हम कहते हैं पैरेलल। ठीक, जिसको हम दूसरी भाषा में और देख लें तो क्या होता है, लैटिट्यूड। अब ये देखिए जो नॉर्थ है, दोनों नॉर्थ और साउथ, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये एक बिंदु है, ये रेखाएं नहीं है। जैसे हम ग्लोब पर देखते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ लाइनें खींची गई हैं तो ये देखिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये क्या है, बिंदु हैं, रेखा तो नहीं है ना। इस कारण से इसको हम किस में काउंट करते हैं, बिंदुओं में। तो अर्थात जब हम अक्षांश की बात किए थे तो उन दोनों को ऐड किए थे, लेकिन जब हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो उन दोनों को हटा देंगे, यानी कि 90 जो नॉर्थ है और जो 90 साउथ है, इन दोनों को हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 लेस कर दें तो हमारी कितनी बचेंगी, 179। जब भी अक्षांश रेखाओं की बात करें तो उसमें हमेशा आप कहेंगे कि 179 अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर होती हैं। समझ गए ना। तो ये हुआ हमारा अक्षांश और अक्षांश रेखा। अभी यूज इनकी बात कर लेंगे जब हम देशांतर समझते हैं। अब हम देखते हैं देशांतर। जो ग्लोब पर ये खड़ी रेखाएं खींची गई हैं, इनको हम कहते हैं देशांतर। अब ये कितने होते हैं पृथ्वी पर, तो इनको समझने के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा ग्लोब बनाते हैं। ऐसे ये छोटा सा ग्लोब बना लिए, हम इसको क्या किए, ऐसे काट दिए, यानी कि इसको हमने लंबवत काट दिया, लंबवत 2 भागों में काट दिया, यानी कि हमने इसका नामकरण इस साइड कर दिया, ये हमारा पूर्व साइड का है और ये हमारा पश्चिम साइड का है। यानी कि गोलार्ध, गोला का आधा भाग, कोई स्फीयर है, उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर दें तो उसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर,
अब वो कौन सा हेमिस्फीयर हो सकता है कि ईस्टर्न वाला हो सकता है या वेस्टर्न वाला हो सकता है या नॉर्थ वाला हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे काट दें तो ये क्या हुआ, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये वाला हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। हमने इसको ऐसे काट दिया तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ग्लोब पर कितने गोलार्ध हैं, तो आप क्या बताएंगे, 4। कौन कौन से, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब हम भारत में रहते हैं तो यहां भी चर्चा कर लेते हैं कि भारत की स्थिति यह है, यानी कि अगर हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अनुसार देखें तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और हम पूरब पश्चिम के आधार पर देखें तो ये हमारा पश्चिम हो गया और ये हमारा पूरब हो गया, तो ये हमारा पूरब साइड। हम कहेंगे कि भारत हमारा ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। यह आप पुस्तक में एक 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप देख लेते हैं, कभी कभी आता है ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कौन से गोलार्ध में। ठीक, अगर उत्तरी पूछ रहा है तो बहुत आसान है, सीधी सी बात है, आप उत्तरी बता दीजिए। अगर पश्चिम पूरब में पूछ रहा है तो आप बता दीजिए कि ये पश्चिमी गोलार्ध। तो अब हम देखते हैं देशांतर। हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। अब हम बात किए थे कि ये हमारा ईस्ट यानी कि पूरब साइड है और ये हमारा पश्चिम साइड है यानी वेस्ट साइड। ठीक, और ये हमारा है 0 डिग्री। जैसे हम 0 से हम इस ओर बढ़ते हैं, यानी कि हम कितना बढ़ें कि हम पीछे वापस ग्लोब के पीछे पहुंच जाएं, यानी कि हम इस साइड हम 180 बढ़ें, कितना, 180, और इस साइड भी 180 बढ़ें। ये अब आप ये कहेंगे कि 180 ये 180 ये यानी कि 360, और आप 0 भी काउंट कर लेंगे तो 0 मिलाकर ये पूरा आपका 361 हो जाएगा। तो यानी कि आप कहेंगे कि ग्लोब पर 361 देशांतर होते हैं, लेकिन ये गलत है। और वो गलत क्यों है, अब इसको देखिए, समझने का प्रयास करिए। ऐसे जैसे हमने कोई, एक मिनट, हाँ, जैसे हमने ऐसे हमने पूरे हमने ग्लोब को ऐसे काट दिया, फ्लैट कर दिया। हमने ऐसे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमने 0 से नहीं काउंट किया, कहाँ से किया, 1 से काउंट किया हमने 180, यानी कि हमने 180 पूर्वी गोलार्ध में काउंट कर लिया था। और जब हम पश्चिमी गोलार्ध पर काउंट करेंगे तो हम 0 से काउंट करके 179 चलेंगे, यानी कि यहाँ 180 का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है। तो यानी कि 180 गोलार्ध पश्चिमी देशांतर में और 180 गोलार्ध पूर्वी देशांतर में, दोनों को जोड़ देंगे तब हमारे हो जाएंगे 360 देशांतर। तो कितने देशांतर हुए, 360। हम लिख भी दें, ठीक। ये अब आप सोचेंगे कि देशांतर जो होते हैं ये क्या कभी आपस में मिलते हैं, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं, यानी कि ये हमेशा एक दूसरे को उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर एक दूसरे को काटते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा बीच में गैप देशांतरों का भूमध्य रेखा के पास देखा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 देशांतरों के जो मध्य का भाग होता है, ये वाला, जैसे ये 0 डिग्री हो गई, ये 1 डिग्री हो गई, इसका जो ये मध्य का भाग होता है, ठीक, जिसको ये हम हाईलाइट किए हैं, इसका भी नामकरण किया गया। इसको हम कहते हैं, आपको कहीं गोरे लिखे मिलेगा, GORE ऐसे लिखा मिलता है, कहीं गोर भी लिखा होता है। तो सबसे ज्यादा बीच की दूरी जो होती है, 2 देशांतरों के बीच की दूरी, वो 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा के पास होती है। ठीक, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, 2 देशांतरों के जो भाग होता है बीच में, उस भाग को हम क्या कहते हैं, किस नामकरण से जानते हैं, तो वो हमारा गोरे। अब अक्षांशों के मध्य का देखते हैं कि अक्षांशों के मध्य का नामकरण भी किया गया है। क्या आपस में कभी अक्षांश एक दूसरे से मिलते हैं? जी नहीं, अक्षांश एक दूसरे को कभी नहीं काटते। वो एक वृत्त हैं जो आप देख रहे हैं भूमध्य रेखा के ऊपर जाते जाएंगे, ऐसे वो एक दूसरे के ऊपर सर्कल होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कभी काटते नहीं। यानी कि जो
अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, ये तो 23 डिग्री और 0 डिग्री का हमने बनाया है, लेकिन एक अक्षांश से दो अक्षांश जाने के लिए हमें 111 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। यानी कि आप बुक में 111.13 किलोमीटर लिखा होगा, तो हम राउंड फिगर में 111 किलोमीटर बता दिए। यानी कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक, ये समझ आया। अब हम बात करते हैं इनके यूज क्या होते हैं, देशांतरों का यूज क्या होता है, अक्षांशों का यूज क्या होता है। हमने खींच तो दिया। जैसे हम आज डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, हमें कहीं जाना होता है, हमारा कहीं एग्ज़ाम सेंटर आ जाता है, हमने गूगल पर डाला कि भाई गूगल महोदय हमें ये बताइए कि हमें यहाँ जाना है, तो वो आपको क्या करता है? आपको बता देगा यहाँ से इतना समय लगेगा और इतने किलोमीटर है, तो आप आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी डेटा है, यानी कि हमने उसको पहले दे रखा है कि भाई ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, ये यहाँ इतने अक्षांश पर ये स्थित है, इतने देशांतर पर ये स्थित है, इस कारण से वो हमें जानकारी दे देता है। गूगल कोई भगवान नहीं है, हमने बनाया उसको, है ना। तो क्या करते हैं हम, वैसे जो अक्षांश का यूज होता है वो ताप वितरण के लिए होता है कि जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं। उच्च अक्षांश का मतलब 90 सबसे ज्यादा यही है ना, 0 डिग्री है, इसलिए इसको हम निम्न अक्षांश। कभी कभी ये शब्द पूछता है कि निम्न अक्षांश क्या होते हैं, उच्च अक्षांश क्या होते हैं, तो 45 की साइड के सब निम्न अक्षांश, 45 के ऊपर वाले उच्च अक्षांश, अर्थात 0 से 90 की ओर। तो इसमें ताप वितरण की जब हम बात करते हैं तो सूर्य जो होता है हमेशा वो कर्क रेखा से लगाकर मकर रेखा तक, यानी कि पूरे वर्ष में 365 दिन में कर्क रेखा से लगाकर मकर रेखा के बीच ही यात्रा तय करता है। कभी वो कर्क रेखा का पार करके ऊपर नहीं जाता, कर्क रेखा पर ही रहता है हमेशा। 21 जून को, जैसे हमने मान लेते हैं 21 जून को सूर्य कहाँ पहुंचा? कर्क रेखा पर, तो वापस 21 जून के बाद फिर वो रिटर्न भूमध्य रेखा की ओर यात्रा करने लगता है। तो जैसे हम ताप वितरण की बात करें तो आपने जैसे सूर्य को देखा कि सूर्य की वर्ष भर किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? हाई टेम्परेचर भूमध्य रेखा के पास होगा। जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है, इसके बाद ये देखिए, तो सबसे ज्यादा किरणें यहाँ नजदीक भी पड़ेगा और लंबवत पड़ेगा, इस कारण हाई टेम्परेचर होगा। और इस कारण जैसे हम देखते जाएंगे तो एंगल वो होता जाएगा, इस कारण से यहाँ कितना होता जाएगा? टेम्परेचर लो टेम्परेचर हो जाएगा ये। ठीक, तो ताप वितरण के लिए हम अक्षांशों का प्रयोग करते हैं। अब देशांतरों का प्रयोग है। देशांतर का प्रयोग मुख्य रूप से हम समय, टाइम जोन के लिए, जैसे हम भारत का समय बात करते हैं ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा भारतीय मानक समय या भारतीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। हम लोग वहीं से टाइम देखते हैं, क्योंकि दिन और रात का देखते हैं कि हम लोग यहाँ दिन में जी रहे हैं और अमेरिका वाले सो रहे होंगे। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि सब एक जैसा है, टाइम में अंतर है। हम इंडिया में डिफरेंस देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश से लगाकर अगर सूर्य अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे उग जाता है तो गुजरात में आकर उसको 2 घंटा समय लग जाता है। यानी कि 6 बजे यहाँ उगेगा तो गुजरात वालों के यहाँ सुबह होगी कितने बजे? 8 बजे। ये सब देशांतरों का खेल है। अब जैसे हम देशांतरों के यूज की बात करें तो हमने अभी बताया कि देशांतरों का यूज टाइम के निर्धारण के लिए किया जाता है। ये हमारा 0 डिग्री, यही हमारा GMT होता है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं इसको। अब ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच एक लंदन का शहर है, वहां से होकर ये रेखा गुजरती है, इस कारण से इसको कभी कभी ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, और इसी रेखा से हम टाइम का निर्धारण करते हैं। जैसे हम इस साइड जाएंगे, हम पूरब की ओर यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा सर इसको पॉज करिए थोड़ा। तो हम देशांतर की बात कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी हमने रेखाएं खींच दी। ये हमारा क्या है? 0 डिग्री,
जिसको हम कह सकते हैं GMT कह सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। फिर इसके बाद जैसे हम ईस्ट की ओर चलते हैं, ईस्ट की ओर चलने में हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी कहाँ से घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर, अर्थात सूर्य जो उदय होगा वो हमेशा किस ओर होगा, पूर्व की ओर, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस कारण से यहाँ से होगा, यहाँ से यात्रा करता है सूर्य। तो जैसे हम इंडिया का, हमारी लोकेशन ये है, ये हमारा इंडिया हुआ। जब हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का अक्षांश और देशांतर क्या है, तो आपने बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। नॉर्थ है, ईस्ट ईस्ट है। तो आप सोचेंगे नॉर्थ क्या होता है, ईस्ट ईस्ट क्या होता है। जब हम इंडिया की बात करेंगे तो हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो ऐसे हमें समय यात्रा करने में, जैसे हमें सूर्य को यात्रा करने में 1 डिग्री जैसे सूर्य चलता है तो उसको 4 मिनट का समय लगता है। जब 4 मिनट का समय लगता है और हमारा जो टाइम है वो हमारा 82.5 डिग्री से हम निर्धारित करते हैं, तो यानी कि 82.5 में जब हम 4 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, यानी कि 328, और फिर ये हाफ डिग्री यानी कि 2 मिनट और लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 330। यानी जब हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 5.5 घंटे के आसपास आ जाता है। तो कभी कभी अब जब आप टाइम का निर्धारण अपने फ़ोन में सेट करते हैं टाइम, तो उसमें लिखा होता है प्लस, ऐसे लिखा होगा GMT। वो कहता है कि जो आपका टाइम है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो ऐसे हम टाइम का निर्धारण करते हैं। अब जब हम बात करें, दोनों की बात कर लें कि अक्षांश और देशांतर को, दोनों को कैसे यूज करें, दोनों को क्या एक साथ यूज होता है? जी हाँ, बिल्कुल यूज होता है। जब हम किसी स्थान या शहर या किसी व्यक्ति की स्थिति या लोकेशन जानने के प्रयास करते हैं तो दोनों का यूज होता है। अब वो कैसे? हमने कहा कि गूगल महोदय हमें, जो हमारे मित्र हैं वो 5 डिग्री नॉर्थ पर हैं, 5 डिग्री नॉर्थ पर हैं। लो भाई, हमने ग्लोब बना दिया और 5 डिग्री लाइन खींच दी। हमने यात्रा यहाँ से प्रारंभ की, यहाँ से। अब हमें नहीं पता कि वो 5 डिग्री नॉर्थ, तो पता चल गया कि इस लाइन पर हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ यहाँ। ऐसे हम 5 डिग्री पूरे में भटकते रहेंगे, ना हमें गूगल बता पाएगा। तो हम क्या करते हैं, तुरंत कहेंगे कि 5 डिग्री नॉर्थ पर तो है, लेकिन वो 0 डिग्री देशांतर पर है। कहाँ है? 0 डिग्री देशांतर पर। तो ये हमारा 0 डिग्री होगा। तो हम क्या करते जाएंगे, 0 डिग्री पकड़ेंगे और ऊपर की ओर यात्रा करते जाएंगे और हम बता देंगे कि हमारे मित्र कहाँ हैं, ये खड़े हैं। तो उनकी लोकेशन हम लोग ऐसे दोनों का प्रयोग करते हैं। तो आज का विषय यही रहेगा, और आपने समझा भी इसको। और इसमें किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर लगता है कि आपको इसमें और कुछ जानकारी ऐड करनी हो तो वो भी बताइए, वो भी करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।